Hello everyone, I'm Rani Pandey and today we're going to continue our class. In our last class, we have seen what is an asset and we have also discussed types of an asset. In today's class, we'll move with the next term, that is a goods. Okay, but before moving to the topic, I just think that you might have a problem in understanding fictitious assets. So let's just quickly revise the term and then move with the next topic. So what we have seen, what we have discussed in a fictitious assets, कि fictitious assets वो assets होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, सबसे पहली बात है ना, और उनके फायदे आपको 1 साल से ज्यादा में मिलते हैं, तो उनको हम fictitious assets कहते हैं। अब ये समझाने उसको दोबारा समझाने का ये जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, है ना। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि मैम आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल, लेकिन एक्सपेंस है वो ना, एसेट्स कैसे हो सकता है? एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और वो हमारे लिए प्रॉपर्टी कैसे हो गया, है ना। एसेट्स में तो प्रॉपर्टी होती है और एक्सपेंस तो एक तरीके का खर्चा है, तो प्रॉपर्टी का खर्चा और प्रॉपर्टी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं वो? तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अगर आप एक बिजनेसमैन एक तरीके से खर्चा कर रहा है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराने के लिए, अब उसने एडवर्टाइज कराया तो एडवर्टीजमेंट से लोगों के नजर में आपका प्रोडक्ट आएगा, है ना, आपके प्रचार होंगे तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वो एकदम तुरंत उस चीज पे रिएक्ट ना करे, हो सकता है कि वो आपका जैसे ही वो प्रचार आया वो आपको वैसे ही सामान खरीदने ना जाए। लेकिन ये पॉसिबल है क्या कि आप बार बार एक ही प्रचार को बार बार देखते हो तो आपके मन में एक बार तो ख्याल आता है कि एटलीस्ट हम लोग को उस प्रोडक्ट को ट्राई तो करनी चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट को आप ट्राई करोगे, और ये ट्राई क्यों किया आपने? क्योंकि आपने उसके बारे में एडवर्टीजमेंट देखा था, है ना। तो एडवर्टीजमेंट से क्या हुआ, आपके मन में आपको पहले तो ये पता चला कोई ऐसा प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। एडवर्टीजमेंट आया तो आपको ये पता चला कि कोई प्रोडक्ट ऐसा एग्जिस्ट करता है, नया मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी आया है। अब वो प्रोडक्ट जो है आपके दिमाग में एक बार के लिए चलेगा, उसके प्राइस चलेंगे कि अरे ये लगता है ये प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट से सस्ता है ना, या फिर थोड़ा देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा काम करे। तो आपके दिमाग में थोड़े समय के लिए उस प्रोडक्ट के लिए ना अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, तो हो सकता है आप उसको खरीदो भी। और जब आप उसको खरीदोगे तो उनके लिए हो गया फायदा। आप आज ना खरीदो हो सकता है, लेकिन साल भर बाद आप उस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई जरूर करोगे कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए क्या वो प्रोडक्ट सच में उतना बेकार है जितना हम सोच रहे हैं, या फिर सच में बहुत अच्छा है ना। तो आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करोगे। तो आपने वैसे तो बिजनेसमैन ने खर्चा किया था, लेकिन उस खर्चे से आने वाले समय में कुछ आउटपुट निकलने वाला है। और एसेट्स को भी हम क्या कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसके होने से आने वाले समय में कुछ आपको आउटपुट जनरेट हो रहा हो, इकोनॉमिक के टर्म में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी एक तरीके से क्या है, आपको आने वाले वक्त में आपको कुछ फायदा देकर जाएगा। तो फायदा देकर जाएगा मतलब वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो वो खर्चा, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपको बहुत सारा फायदा देके जाएगा, तो वो है आपके लिए एक तरीके का एसेट्स, है ना। इन्वेस्ट कर रहे हो आप, पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना। अब इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आगे सुनना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को करने के वक्त ऐसे हम याद करना, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में हमने ये भी समझा था कि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल से ज्यादा चार्ज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक तो ये हमने समझ लिया कि ये खर्चा 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगा, है ना, इसके बेनिफिट भी तो 1 साल से ज्यादा मिलने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम जानबूझ करके जितने साल तक इसके बेनिफिट उठाएंगे उतने साल तक हम इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ के इसका खर्चा क्या करते हैं, भरपाई करते हैं बिजनेस में। सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है, एक तरीके का एसेट्स है। एंड आई थिंक अब ये बात क्लियर होगी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस
कैसे फिक्स्ड एसेट्स है, मीन्स कैसे एक तरीके से बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। तो अब ये बात समझ में आ गई हो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक है गुड्स। अच्छा, तो अब ये गुड्स क्या होता है? तो गुड्स का मतलब होता है सिंपली, है ना, इन सारे इंग्लिश वर्ड्स को साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि गुड्स का मतलब सिंपली ये होता है कि वो सारे प्रोडक्ट जिसमें एक कंपनी डील करती है, एक बिजनेस डील करती है, वो उस बिजनेस के लिए वो क्या हो जाते हैं? गुड्स होते हैं। गुड्स जो है वो एक्चुअली, जैसे मान लो मेरे बिजनेस है ना, और मैंने बिजनेस खोल के रखा है किसी मोटर व्हीकल का, है ना, तो मेरे व्हीकल की बिजनेस है, तो मान लो उसमें गाड़ी बिकती होगी, तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? गुड्स, है ना। अब ये गुड्स मेरे लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए गाड़ी है गुड्स, लेकिन ये गाड़ी अगर कोई और बिजनेस जो गाड़ियों में डील नहीं करती, उसके बिजनेस गाड़ी के नहीं है, व्हीकल के नहीं है, तो मे भी उसके लिए वो सामान क्या हो सकता है? एसेट्स हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो उससे बेनिफिट उठाने वाली है। और मेरे लिए वो सामान क्या है? ऐसे गुड्स है। ओके, अच्छा, ऐसे ही एक फर्नीचर फर्नीचर के बिजनेस वाले के लिए, उसके लिए जो टेबल एंड चेयर है वो उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। जबकि अगर कोई और बिजनेस कोई फर्नीचर खरीद रहा है, टेबल और चेयर खरीद रहा है, तो उसके लिए वो एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि उस एसेट से कुछ फायदा होने वाला है। आप उस पर कहीं किसी क्लाइंट को बैठाओगे या फिर अपने एम्प्लॉयज को दोगे, है ना, तो बेसिकली वो सारे क्या करेंगे? आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, है ना। आप उनको बैठने का जगह दे रहे हो, वो बैठ के काम करेंगे तो उससे कुछ आउटपुट जनरेट होगा, तो वो सब आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके से बेनिफिट जनरेट कर रहे हो। इसलिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। मेरे बिजनेस में लेकिन वो एसेट्स का काम नहीं कर रही। मेरे बिजनेस में वो रोज में जो मेरे बिजनेस में सेल और परचेज होता है ना, उस सेल और परचेज को करने के लिए हम उन सारे सामानों का इस्तेमाल करते हैं, उसी चीजों में हम डील करते हैं। नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ जो सेल और परचेज होता है वो किन चीजों में होता है? उसी कुर्सी टेबल में होता है ना। तो इस वजह से मेरे लिए वो चेयर एंड जो टेबल है वो क्या है? फर्नीचर नहीं है, मेरे लिए वो बेसिकली क्या है? गुड्स है। जबकि किसी और के लिए वो हो सकते हैं फर्नीचर। आई होप इतनी बातें समझ में आई है। तो गुड्स वही देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस यूनिट डील करती है। डील करना मतलब बेचना खरीदना, है ना, उसमें वो डील करती है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग, कह रहे वही बात कि आप प्रोडक्ट उसमें बनाते हो और उसी को सेल करते हो, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। आपने उससे रिलेटेड सामान खरीदा और उसी चीज को आपने बेच दिया, तो फिर वो सब क्या हो जाते हैं? आपके लिए गुड्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? फॉर अ फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ, तो मेरे लिए ये परचेज करना, चेयर और टेबल का परचेज करना, वो मेरे लिए गुड्स के तौर पे जाना जाएगा, मतलब मेरे लिए वो गुड्स है। जबकि वही ये फर्नीचर अगर कोई और बिजनेस खरीदती है अपने बिजनेस के लिए, तो अगर और फिर वो बिजनेस जो है वो फर्नीचर के बिजनेस में डील नहीं करती, तो उसके लिए वो क्या है? एक एसेट्स। बात समझ में आई होगी। स्टॉक इसको स्टॉक कब कहते हैं? जब ये गुड्स जो है आपके बिजनेस में जब इकट्ठा हो जाए, एक जगह आप उसको इकट्ठा करके रख दो, तो ये आपके लिए स्टॉक बन जाती है। स्टॉक बेसिकली आपको जब बहुत सारे गुड्स को आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो तो वो स्टॉक बन जाती है ना। बहुत सारे गुड्स को जब हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो वो स्टॉक बन जाती है। तो स्टॉक क्या है? एक तरीके से टैंजिबल एसेट्स है। टैंजिबल याद हो आपको कि टैंजिबल एसेट्स मतलब क्या होता था? वो सारी एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अभी गुड्स जो है उनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो ये सारे क्या है? टैंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो स्टॉक मतलब वो टैंजिबल एसेट जो एक इंटरप्राइजेस अपने यहाँ सेलिंग के पर्पस के लिए यूज करती है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि उनका रोज का काम है ना, गुड्स जो जिसमें वो डील कर रही होंगी, जो उनका गुड्स होगा, जो स्टॉक होगा, वो रोज उसी में डील करती होंगी। अभी फर्नीचर डीलर है, उसके लिए तो फर्नीचर उसके लिए रोजमर्रे का काम है, उसको बेचना, उसको खरीदना, उसको बनाना, है कि नहीं। तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, है ना, तो उसके लिए नॉर्मल काम है, तो इसलिए उसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। एक बिजनेस जिसमें ऑर्डिनरी डील करती है
और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल, और उसको रखी रहती है अपने पास बेसिकली इसीलिए ताकि वो अगले उसको क्या कर सके, अगले को बेच सके और बेच करके अपने लिए कुछ बेनिफिट निकाल सके। तो स्टॉक का मतलब कि जब किसी भी सामान को, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, उसको एक जगह इकट्ठा बहुत ज्यादा बल्क में कर दो तो आपके लिए स्टॉक बन जाती है। ये स्टॉक भी दो तरीके की होती है, पहले तो होती है ओपनिंग स्टॉक और दूसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक। अब धीरे धीरे इनके बारे में बात करेंगे। पहले तो इस टर्म को समझने के लिए पहले अकाउंटिंग ईयर का मतलब समझते हैं। अगर देखो हमारी बिजनेस बहुत बड़ी होती है ना, अगर लेट सपोज है ना, अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो आप बिजनेस किस पर्पस के लिए खोलते हो कि अगले साल बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप बिजनेस ही खोलते हो इस पर्पस के साथ कि आप अगले जितने साल बिजनेस चलेगा उतने साल चलाएंगे, इसका नेवर एंडिंग है ना, लाइक ये लॉन्ग रन में रन करता रहेगा। लॉन्ग रन मतलब हमेशा इसको जब तक इसको चला सकते हैं तब तक हम इसको चलाएंगे, तो उसको आप हमेशा के लिए बनाते हैं। लेकिन क्या आपको याद है अकाउंटिंग का पहला दिन, जिस दिन हम बात कर रहे थे कि इतने सारे बिजनेस में काम होते हैं और बिजनेस बेसिकली हमारे लिए क्या है, एक तरीके से बच्चे जैसा है ना। क्यों? क्योंकि उसको हम अपने सामने बनाते हैं। एक इंसान का ख्याल रखने के लिए जानना पड़ता है ना कि वो सही है, बीमार है, खुश है, दुखी है ना, ये सब जानना पड़ता है। तो बिजनेस भी एक तरीके का इंसान है ना, जो आपके सामने बना हुआ है, जो लॉ के नजर में इंसान है, और उसको आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अब वो तो इंसान है नहीं जिसके सामने आप बात कर सकते हो, वो आपसे कह सकता है, तो बेसिकली उसको समझने का कोई तरीका है जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं, याद होगा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ना। तो वो आपको अकाउंटिंग के तौर पे आपसे बातें कहता है। आप उसके हाल चाल, मतलब कि वो कैसा है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है ना, बीमार तो नहीं है, ये सब समझने के लिए आप एक टर्म, एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो जिसको आप अकाउंटिंग कहते हो। ये अकाउंटिंग बेसिकली करता क्या है, आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो एकदम हेल्दी है, एकदम बिल्कुल सही तरोताजा है ना। लेकिन अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है दैट मीन्स आपका बिजनेस जो है वो बीमार हो चुका है ना, एंड आपको अब जरूरत है उसके ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देने की। तो ये बिजनेस के जो बीमारी और उसके हेल्दी जो है, ये जो आप देखते हो, ये देखने का तरीका क्या है, अकाउंटिंग है ना। लेकिन बिजनेस तो कभी बंद होना नहीं। अकाउंटिंग तो ऐसा है कि अकाउंटिंग तब आप करोगे ना, आप बिजनेस को रोकोगे। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, आप अपने बिजनेस में जितने आ रहे सेल और परचेज है उनको एक साथ करके जोड़ के हिसाब लगाते हो कि आपका बिजनेस जो है वो कितना, जो बेचा गया है पैसा वो ज्यादा है या जो हम खर्चा किए हैं वो ज्यादा है ना। तो मेरे पास जो इनकम आया है वो अगर ज्यादा होगा तो मतलब मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, बिजनेस का हाल चाल सही है। जबकि अगर बिजनेस में खर्चा ज्यादा हो रहा होगा दैट मीन्स बिजनेस का हालचाल अच्छा नहीं है ना, वो बीमार है। अब ये बीमारी जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग तो तब करेंगे ना जब ये बिजनेस अपना ये खरीदने बेचने का सिलसिला रोके, है कि नहीं? क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करने जाते होंगे, शुरुआत से जोड़ते होंगे, तब बिजनेस में अचानक से दो और ट्रांजेक्शन हो जाते होंगे। अगर आपको याद हो तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता था सेल एंड परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लो अभी पहले पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे उन सबको मैंने जोड़ लिया, सारे इनकम को जोड़ लिया, सारे सेल्स को, सारे इनकम को जोड़ लिया और सारे एक्सपेंस को जोड़ लिया। जैसे ही अब लेट से कि अगर मैं जोड़ करके मैं उससे कुछ कंक्लूजन निकालने जा ही रही थी, अचानक से फिर क्या हुआ कि बिजनेस में फिर से दो ट्रांजेक्शन हो गया। अब ये बिजनेस का ये ट्रांजेक्शन फिर से मैंने जोड़ा, अचानक से पता चला फिर से कोई 4 ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये तो रुकेगा ही नहीं ना, ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो ये नेवर एंडिंग है। लेकिन बिजनेस का तो हालचाल हमको पता करना पड़ेगा कि बिजनेस को अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है, ये तो जानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस को अकाउंटिंग ईयर में तोड़ देते हैं। अकाउंटिंग ईयर मतलब हम एक ड्यूरेशन ले लेते हैं, है ना। उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, उसी में हम साल भर का ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन कितने का होता है, साल भर का, 1 साल का ड्यूरेशन होता है। और उसमें हम अपने बिजनेस का ये नापते हैं कि क्या 1 साल के अंदर मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया। और अच्छा परफॉर्म किया मतलब वो हेल्दी है, बुरा परफॉर्म किया मतलब वो बीमार है। तो ये 1 साल का जो पीरियड होता है जिसमें आपने अपने बिजनेस को
तोड़ दिया इन द सेंस की अकाउंटिंग कर लिया, और बाकी का जितना जो आएगा ट्रांजेक्शन, मैम अगर मान लीजिए बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो वो ट्रांजेक्शन फिर अगले साल के लिए निकल चला जाएगा ना, उसको हम फिर मान लेंगे कि वो अगले साल के लिए। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि कितने से लेकर के कितने तक का ट्रांजेक्शन आपको इस साल में रखना है और कितने से कितने अगले साल में रखना है? तो जनरली अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। अब ये जरूरी नहीं है ना, कोई कोई कंपनी 1 जनवरी से भी कर लेती है, लेकिन ये अक्सर 1 अप्रैल से ही होता है ना, और ये 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर कर लेती है ना। तो लेकिन जनरली ये पीरियड कैसा चल रहा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का चल रहा होता है। अब ये साल भर में वो जितने ट्रांजेक्शन होते हैं 31 मार्च तक जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबको वो एक अकाउंटिंग ईयर में ले लेगी, है ना। और इससे वो अपने बिजनेस का वो निकालेगी कि बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, और उसमें वो नाप करके फिर वो अगले साल के लिए अगर अच्छा चल रहा होगा तो अच्छी बात, और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बनाएगी और अच्छे 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 से उसको एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, इस साल भर में पता चला, इस ड्यूरेशन में पता चला कि वो अच्छी परफॉर्म नहीं है, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है बिजनेस की, सो वो क्या करेगी, इन साल भर के अंदर जो जो उसमें लूप होल्स रह गए, मतलब जो जो उसमें बुराई रह गई है उनके ऊपर अगले साल जो है वो रेक्टिफाई करेगी। रेक्टिफाई करना मतलब उसको सुधार लेकर आएगी। अब इसलिए इसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, क्योंकि 1 साल का पीरियड है ना, और क्योंकि अकाउंट्स में हम इसका अकाउंटिंग करने के लिए हम 1 साल का पीरियड ले रहे हैं, इसलिए इसको हम 1 साल का अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो सामान 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, आपके साल का ओपनिंग है ना, 1 अप्रैल मतलब साल का ओपनिंग, और ओपनिंग जिस दिन आपने बिजनेस का आपने किया है उस समय में जितने भी आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, जितने भी आपके पास सामान जो है वो पड़े हुए हैं साल के शुरुआत में, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, है ना। इट इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जितने भी स्टॉक आपके साल के शुरुआत में आपके पास है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब साल के अंत में आपके पास जितने भी स्टॉक होंगे, है ना, अभी साल का अंत मतलब क्लोजिंग ईयर, है ना, साल का क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, और क्लोजिंग में मतलब क्या कि आपके पास 31 मार्च को जितने भी आपके पास गुड्स बचे हुए हैं वो सब क्लोजिंग स्टॉक कहे जाते हैं। तो दैट मीन्स इन द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये साल के अंत तक जो आपके पास, जो साल में आपने 31 मार्च तक जितना आपको बेचना था आपने बेच दिया, और उसके बाद जो आपके पास जो भी गुड्स बचा हुआ है उन सबको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। मैम ये साल भर के बाद जो बचा है उसका आप क्या करेंगे, अगले साल फिर यही बिजनेस, है ना, क्योंकि बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा, बिजनेस तो चलेगा, हमने केवल मान लिया है कि बिजनेस 1 साल के लिए है कि नहीं, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तो बिजनेस फिर से जो 31 मार्च को जितने भी उसके पास स्टॉक पड़े हुए हैं वो अगले साल फिर वो क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, अगले साल फिर उतने से बिजनेस को खोलेगी, तो अगले साल का फिर वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना, क्योंकि साल के शुरुआत में फिर वो चला जाना है। तो 31 मार्च को जो जिस सामान से वो बंद करती है फिर से अगले साल में वो 1 अप्रैल को उतने से वो खोलती है, तो मतलब जिस साल का वो क्लोजिंग होगा उसके अगले साल का वो ओपनिंग बन जाएगा, सही है। और फिर बिजनेस वहां से फिर क्या करना शुरू कर देगी, बेचना खरीदना शुरू कर देगी। बात समझ में आई है। सो स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, तो ये इन्वेंटरी मतलब क्या कि जो सामान आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो उसको हम इन्वेंटरी कहते हैं। स्टॉक का मतलब वही होता है कि मतलब गुड्स को जब आप बल्क में रखते हो दैट इज अ ओपनिंग, उसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक दो तरीके की होती है, ओपनिंग स्टॉक होती है और क्लोजिंग स्टॉक होती है। अब थोड़ी बात और ध्यान से सुनना, ये ओपनिंग स्टॉक 3 तरीके की हो सकती है। क्या क्या? सबसे पहले ये हो सकती है कि फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक हो सकते हैं ये रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक हो, रॉ मटेरियल के ये ओपनिंग स्टॉक
या फिर ये भी हो सकता था कि ये वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस प्रोग्रेस के वर्किंग स्टॉक, आई मीन सॉरी ओपनिंग स्टॉक। मैम मतलब नहीं समझ आया। अब चलो इन तीनों बात को समझते हैं। मान लो आपके बिजनेस में, आप मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपका रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन, है ना। आप कॉटन लेकर आए अपने इंडस्ट्री में, तो कॉटन आपके लिए रॉ मटेरियल है ना। तो हो सकता है कि इस साल आपने रॉ मटेरियल का आप करोगे क्या? रॉ मटेरियल का आप मतलब कॉटन का क्या करोगे? तो कॉटन से आप थ्रेड बनाओगे, उस थ्रेड से आप कपड़ा बनाओगे और उस कपड़े को आप बेचोगे मार्केट में। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है? कॉटन लेती है, वुल लेती है और उस सारी चीजों से वो कपड़े बनाती है, फिर उसको मार्केट में बेचती है। तो क्या एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनका जो कॉटन है वो उनके लिए रॉ मटेरियल हुआ क्या? ऑफ कोर्स हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि साल भर में आपने बहुत सारे कॉटन लेकर के आए और आप जो कॉटन लेकर के आए हो उसमें से कुछ कॉटन का तो आप थ्रेड बना दिए और कुछ कॉटन जो है वो थ्रेड के बाद वो कपड़े में कन्वर्ट भी हो गया और वो मार्केट में बिक भी गया। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे कॉटन ना लगे हो, कुछ कॉटन अभी भी रह गए हो आपके स्टॉक में? ऐसे भी तो हो सकता है कि आप कॉटन जितना लेकर आए थे उसमें से कुछ कॉटन का तो आपने थ्रेड बना दिया और उस थ्रेड में से कुछ थ्रेड का आपने कपड़े बना दिए और कपड़े में से कुछ कपड़ा बिक भी गया, लेकिन उसमें से कुछ कॉटन बाकी था, है ना। तो वो कॉटन आपके पास रह जाता है ना। तो मे बी जब साल का अंत होगा तो वो तो आपके स्टॉक में रह गया ना, तो वो स्टॉक फिर क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना। तो हमने ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए क्लोज, आई मीन जो स्टॉक आज के लिए क्लोजिंग है, जो रॉ मटेरियल आज के लिए क्लोजिंग है, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जानी है कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी या ओपनिंग स्टॉक भी तीन तरीके की होती है। रॉ मटेरियल की भी क्लोजिंग स्टॉक हो सकती है या ओपनिंग स्टॉक हो सकती है। हो सकता है कि आपने वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है पहले, है ना, कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिसको आपने अधूरा, जिसके ऊपर काम कर दिया था। अधूरा मतलब आपको बनाना था तो कपड़ा, लेकिन आपने ना उसको कॉटन में रखा ना आपने उसका कपड़ा बनाया। हो सकता है आपने सिर्फ उसको थ्रेड में कन्वर्ट करके रखा हो, या ये भी हो सकता है आपने उसका कपड़े का शिप तो बना दिया, है ना, लेकिन उस कपड़े का काट काट के टी शर्ट नहीं बना पाया आप, अभी काटने में, अभी इसमें स्टिचिंग बाकी थी, ये भी हो सकता है ना। तो हो सकता है वो आधे अधूरे फॉर्म में हो, अभी ना बेच सकते हो ना उसको रॉ मटेरियल में रख सकते हो, तो बीच में अभी हो। तो ऐसे सामान को जो कि ना वर्क इन सॉरी जो ना रॉ मटेरियल में रह गए हैं ना ही फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो पाए हैं, वो अभी बीच में प्रोग्रेस है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा हो। तो जिस गुड्स के ऊपर काम चल रहा हो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ सामान जिसको हमने वर्क इन प्रोग्रेस में रखा था वो कुछ सामान इस्तेमाल हो गए हो, उसके टी शर्ट बन गए हो, आई मीन शर्ट बन गए हो, कपड़े बन गए हो, और कुछ सामान उसमें से बिक भी गए हो। लेकिन हो सकता है क्या कि जितने सामान हमने बनाए हैं वो सारे सामान तो एक बार में सारे बन करके बिक नहीं जाएंगे, है ना, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बचेगा भी। मैम क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि मैम बिजनेस जितना सामान बनाए उतने ही में सिर्फ उसी को सारा केवल प्रोडक्शन करे और उसको बेच दे? ऐसा नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना क्यों। एक बिजनेस को अचानक से कहीं डील आ गया, है ना, मान लो उसके पास एक कोई बंदा आता है, उसको ऑफर करता है, कोई बड़ी कंपनी आती है, उनको ये डील देती है कि आपको हमें 50 शर्ट्स बेचने हैं, देने हैं, हम उसके ऊपर अपना लोगो डालेंगे और हम उसको क्या कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे। अब उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको कल के कल आपको मेरे को 50 टी शर्ट या शर्ट देने हैं। अगर कोई कंपनी जितने प्रोडक्ट सिर्फ डील में किया गया होगा, आई मीन पहले से डील में जितना तय होगा सिर्फ उतना ही बनाएगी, तो फिर उतने के लिए ही रॉ मटेरियल लेकर के आएगी, फिर उतने के लिए ही आप उतने शर्ट का वर्क इन प्रोग्रेस होगा आपके पास, और उतना ही शर्ट जो है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा। तो क्या अगले डील को अगर 2 दिन के अंदर कवर करना है, अगर 2 दिन के अंदर उस डील को पूरा करना है,
तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको वापस से फिर ट्रांसपोर्टेशन से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, फिर वो रॉ मटेरियल आएगा तो उस कॉटन को फिर आप साफ करोगे, फिर वो कॉटन जो है वो धागे में कन्वर्ट होगा, फिर वो धागा कपड़े में कन्वर्ट होगा, फिर वो कपड़ा कटेगा तो वो कपड़े को ना स्टिचेस किए जाएंगे, तब जाकर के वो तैयार होगा तो उनको दिया जाएगा। लेकिन क्या 2 दिन में इतना सारा काम पॉसिबल हो पाएगा? तो ये हो सकता है कि वो मेरा जितना जो बंदा आया था मेरे पास मेरा ऑफर लेकर के वो भाग जाए, कहे कि हमने आपसे इतना समय मेरे पास नहीं, मेरे को कल का कल वो सामान चाहिए था, है ना, आपने इतना देर कर दिया, हम नहीं ले रहे आपसे। तो मे भी ऐसा पॉसिबल है। तो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हो कि वो चला जाए। तो हम पहले से क्या करते हैं, बिजनेस क्या करती है, बिजनेस पहले से कुछ सामान जो है, कुछ सामान, जितना सामान उसको डील में आया होता है ना, ऑफर जितना जितने का उसको डील होता है वो की रहती है, उससे कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लेकर आती है, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। स्टॉक में क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा सामान लेकर के आप आए थे। और वो जो रुए जो आपने जो कॉटन आप लेकर के आए हो वो रुआ हो सकता है, आपने कुछ उसका हिस्सा जो है आपने उसको शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको आपने सिर्फ अभी धागे में कन्वर्ट किया हो और वो धागे में कुछ कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि मे भी हो सकता है अगर आपको 2 दिन बाद कोई एक ऑफर आ जाता है और वो कहता है कि हमको इंस्टेंटली इतने इतने कपड़े चाहिए, तो फिर तो वो आपको धागे में कन्वर्ट आप करोगे, तब तो फिर उसको कपड़े में कन्वर्ट करोगे, तब वो आप उसको टी शर्ट में कन्वर्ट करोगे, तो बड़ा टाइम जाएगा। तो आप कुछ कॉटन मिला करके रख देते हो एक्स्ट्रा, कुछ कॉटन के धागे भी एक्स्ट्रा बना देते हो, जितना आपको देना था उससे ज्यादा का धागा बना देते हो, कुछ आप कपड़े को ज्यादा शीट बना देते हो, कपड़े का शीट जो है वो ज्यादा बना देते हो ताकि जितना बिके उतना बिके, उसके बाद का जो है ना वो सामान मेरे पास रहे वर्क इन प्रोग्रेस में, ताकि जैसे ही मेरे पास कोई और ऑफर लेकर आए हम फटाफट से उसको स्टिच कर करके काट काट करके और देते जाएं, है कि नहीं। और हो सकता है कि आपने कुछ टी शर्ट भी एक्स्ट्रा बना के अपने स्टॉक में रखा हो, है ना, ताकि अगली बार जब कोई बंदा मेरे पास ऑफर लेके आता है तो मेरे को बनाने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी मार्केट में सॉरी मेरे स्टॉक में कुछ गुड्स हो ताकि वो बोले और हम उसको इंस्टेंटली दे दे, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि वो कुछ सामान एक्स्ट्रा बना के रखता हो। इस तरीके से उसके पास रॉ मटेरियल भी ज्यादा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि ऐसा सामान जो कि अभी जिसके ऊपर काम चल रहा है ना, वो भी ज्यादा होगा, और फिनिश्ड गुड भी ज्यादा होगा। फिनिश्ड गुड मतलब जो अब टी शर्ट में कन्वर्ट हो गए, जो मार्केट में बेचने लायक हो चुके हैं, तो मे बी वो भी ज्यादा बना के रखा होगा। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे इसके लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक 3 तरीके के होते हैं। एक तो फिनिश गुड के, फिनिश गुड मतलब जो अब तैयार हो चुके हैं, जिसका अब टी शर्ट हम बना चुके हैं, या कुछ ऐसे जिनका हम सिर्फ रुई से धागे में कन्वर्ट किए हो, या फिर धागे से शीट में कन्वर्ट किए हो, या फिर धागे से सॉरी शीट से उसको सिर्फ काट काट के उसको रखा हुआ हो ताकि उसमें सिर्फ स्टिचेस देने हो, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी हो सकता है कुछ कुछ सामान, है कि नहीं। और कुछ सामान ऐसे हो सकते हैं जो रॉ मटेरियल में रखे हो, जिसके सिर्फ अभी कॉटन हो, कॉटन बॉल्स में हो, है ना, जिसके अभी ऊपर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, उसको सिर्फ अभी रखा गया है कि आने वाले वक्त में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक 3 भाग में बढ़ते हैं, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। अब पूरे कहानी का मतलब समझते हैं। आज जो हमने पढ़ा है कि गुड्स का मतलब वो होता है जो हमारे बिजनेस में, जो बिजनेस जिसमें डेली अपने सेल एंड परचेज करती है, जिससे वो बेनिफिट निकाल रही होती है, जिसको रोज बनाने का और बेचने का वो काम कर रही होती है, उसको हम गुड्स कहते हैं। सही है। ये गुड्स जब बहुत ज्यादा बल्क में रखा जाए, है ना, मतलब जिसको हम ज्यादा बना बना करके रख दे, तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपने उसको इकट्ठा कर दिया, स्टॉक बना दिया है। ये स्टॉक, इसको हम इन्वेंटरी भी कहते हैं, गुड्स को इन्वेंटरी भी कहते हैं। और स्टॉक मतलब इन्वेंटरी जो है वो भी एक तरीके से क्या है, गुड्स ही है, तो मतलब वो इन्वेंटरी भी हो सकता है। अब ये स्टॉक ये 2 तरीके के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। इसको हम ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी भी कह सकते हैं। ये ओपनिंग जो क्लोजिंग जो है ये भी 3 भाग में बढ़ते हैं। पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या होते हैं। ओपनिंग मतलब जो साल के शुरुआत में आपके पास जो गुड्स पड़े होते हैं उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जो साल के अंत में आपके पास गुड्स पड़े होते हैं उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं।
और ये क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी 3 भाग में बढ़ते हैं, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड मतलब वो सारे गुड जो कि अब बिजनेस में से जाने के लिए, मतलब अब रेडी टू यूज है, वो बेचने के लिए तैयार है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो जिसके ऊपर अधूरा काम हुआ है, जिसके ऊपर अभी काम करना बाकी है। और रॉ मटेरियल मतलब जो अभी आपके बिजनेस में जिसके ऊपर काम नहीं हुआ है, आप ला करके रखे हो उससे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हैं और अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।